नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम गुजरात जुडिशरी की, तो गुजरात जुडिशरी की वैकेंसी कब आएगी? ये गुजरात वाले ने भी होशियारी कर दी। इन्होंने अपना वैकेंसी कब की अनाउंस कर रखी थी। ये चाहते तो बच्चे को पुराने लॉ के साथ एक बार एग्जाम देने का मौका दे सकते थे, जैसे राजस्थान ने दिया, बट पता नहीं इनकी क्या जची कि इन्होंने दिया ही नहीं मौका। अब गुजरात जुडिशरी वालों, भूल जाओ 3 पुराने क्रिमिनल लॉ और ले आओ नए वालों को, क्योंकि अब जो भी वैकेंसी आएगी वो आएगी आपके नए क्रिमिनल लॉ BNSS, BNS और BSA। तो बस अब कैसे पढ़ना तरीका बताती हूँ। आप पुराना ब्रेक ले लेना और नया ले लेना और दोनों को साथ रख के पढ़ लेना। कंटेंट 95% सेम है, 5% ही चेंज हुआ है। सेक्शन 100% चेंज हो चुके हैं, नंबरिंग के 100% चेंज है। बट अगर आप दोनों को पहले लेके चलोगे तो कर लोगे, जो पहले पढ़ चुके हैं, और जो नए हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। खुद से पढ़ोगे तो समय लग जाएगा, दूसरे से सुनोगे जल्दी। अब जैसे आप देखो, मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, मुझे याद हो गया कि 144 मेंटेनेंस है, 173 FIR है। मतलब खुद से पढ़ते पढ़ते अपना आप याद हो गया। 6 जो है क्रिमिनल क्लासिफिकेशन क्रिमिनल कोड पहले था, अभी भी वही है। तो बार बार इतना पढ़ा रही हूँ कि खुद से याद हो रहा है, तो दूसरों से सुनने में जल्दी याद होता है। तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम चलते गुजरात की तरफ। तो अब अगली वैकेंसी गुजरात की। गुजरात निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए? नंबर 1, गुजराती। गुजराती कैसे सीखें? कोचिंग करें। मुझे आती नहीं आती, जिसको आती उनके वहाँ से कोचिंग करें, ठीक है? क्योंकि खुद से नहीं कर सकते आप जो बाहर के बच्चे हैं उनको गुजराती सीखनी पड़ेगी। पर हाँ, सीख जाओगे। रोज के अगर आप अपने आप को 2 घंटे दोगे, 1 घंटा पढ़ टीचर का और 1 घंटा खुद का रिविजन का, सीख जाओ। फिर गुजरात निकालने के लिए क्या चाहिए? रीजनिंग। और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जबकि पता नहीं क्यों जज को रीजनिंग से क्या लेना देना। और गुजरात निकालने के लिए कंप्यूटर, लॉग तो वर्ड ही नहीं आ रहा, आप सुनते जाओ, कंप्यूटर। और गुजरात के लिए क्या चाहिए आपको? थोड़ा बहुत जीके, ठीक है। और गुजरात के लिए आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। और गुजरात के लिए क्या चाहिए? और गुजरात के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ये सब चीज़ें हैं। तो गुजरात के बारे में सोचिए। लॉ तो कोई भी कर लेगा, बाकी लॉ का क्या, क्योंकि गुजरात में कट ऑफ नहीं जाती हैं। गुजरात में जो बच्चा 100 में से 50 नंबर ले आता है वो मेन लिख देता है। क्या कहा? 100 में से 50 मार्क्स जो ले आता है वो आपका क्या कर लेता है? मेंस लिख लेता है, ठीक है? तो सबसे इजी गुजरात। और लास्ट टाइम गुजरात का फर्स्ट रैंकर अपना फाउंडेशन बैच का बच्चा था। उससे लास्ट टाइम भी फाउंडेशन, उससे लास्ट मतलब इसके लास्ट से उसके लास्ट वाला, उसमें भी फाउंडेशन बैच का बच्चा अपने कोचिंग का था, जिसने अपने यहाँ से इंटरव्यू क्लासेस ली, तो टेस्ट सीरीज ली थी। फाउंडेशन नहीं था, लेकिन इंटरव्यू क्लासेस तो था टेस्ट सीरीज से। तो अब तक गुजरात की 4 वैकेंसी आई है हमारे कोचिंग खोलने के बाद, और चारों वैकेंसी में ही गुजरात में स्टूडेंट हमने दिए। 2 बार टॉपर आए हैं और 2 बार बिना टॉपर के भी हमने रिजल्ट दिया है। तो ये गुजरात का हमारे पास है। तो गुजरात में लॉ हम पढ़ाते हैं। गुजराती नहीं आती मुझे, सीखूंगी। तो मुझे लगता है आने वाले 1 साल में मैं गुजराती पढ़ाऊंगी। राइट खुशबू, आप मदद करेंगे मेरी? यस। तो खुशबू मुझे गुजराती सिखा देगी ना, तो पढ़ा मैं दूंगी। तो उसके लिए मुझे अभी 1 साल लग जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते अपन। अब हम चलते हैं गुजरात कोर्ट फीस एक्ट 2004। मैं बात करती हूँ राजस्थान की। तो पहले राजस्थान में हमारे पास 45 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो हमारे राजस्थान में भी कोर्ट फीस एक्ट होता था। तो बस नाम चेंज है, गुजरात और राजस्थान, बाकी पूरा एक जैसा ही है। मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं। पर गुजरात वालों का ऐसा फिक्स नहीं है, वो चाहे तो सारे सब्जेक्ट टच करे चाहे नहीं करे। टोटल इनके सिलेबस में 32 सब्जेक्ट है प्री में, और वही 32 सब्जेक्ट है मेन में। बट कुछ सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको तो 50 मार्क्स से लाना है प्री में। तो आप एक आध सब्जेक्ट आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है, स्किप। बहुत ऐसे बच्चे जो स्किप करते हो और जज बने हुए हैं, क्योंकि गुजरात में कॉम्पिटिशन कम है, ये रियलिटी है। बट गुजरात वालों की एक और खासियत भी तो है, वो सीटें भी तो पूरी कहाँ लेते हैं। पूरी सीटें लो तो भी काम वो भी नहीं लेते हैं, वो एकदम क्रीमी बच्चे लेते हैं जो वेरी वेरी इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसलिए गुजरात वालों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी मेहनत को बढ़ा दो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गुजरात में। बाकी वालों का तो हो ही रहे हैं। देखो लास्ट अभी जो टॉपर आई वो गुजरात की है ही नहीं। इसके पहले वाली गुजरात था, उससे पहले भी जो टॉपर आई वो भी गुजरात की नहीं है। तो मोस्ट ऑफ गुजरात के टॉपर आते ही नहीं है। तो गुजरात वालों, आप अपनी कमर को कसो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है? आ जाओ। तो इसी कड़ी में आया गुजरात कोर्ट फी एक्ट 2004। कोर्ट फीस, आप प्रैक्टिकली कोर्ट जाते हो, जो सिविल मैटर होते हैं उसमें आपको फीस देनी पड़ती है। वो फीस कितनी होगी, कैसे दी जाएगी, उन सब के बारे में ये एक्ट बना हुआ है। इसका नाम है गुजरात कोर्ट फीस एक्ट। कितने चैप्टर इसके अंदर? टोटल चैप्टर इसके अंदर 6 है।
कितने चैप्टर है इसके अंदर? 6। तो आइए टोटल चैप्टर इसके अंदर 6 हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं इसके अंदर? 51 है। एक शेड्यूल है जिसने पीछे शेड्यूल है जिसमें 3 चीज़ें हैं, जिसमें वैल्यूशन दे रखा है कि वैल्यूशन क्या होगा, कैसे देना पड़ेगा। सेम ऐसा कैसा राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट में, वो भी सेम यही 3 चीज़ें देता है। फिर इसका एक्सटेंशन होल ऑफ गुजरात में है। इसका कमेंसमेंट 1 मई 2004 को हुआ है और इस पर कंसेंट मिली थी 6 मार्च को और नोटिफिकेशन आया इसका 29 अप्रैल को। नोटिफिकेशन आया इसका 29 अप्रैल को। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात के तीनों। ये सवाल इसमें नहीं पूछेंगे क्योंकि फीस पूछते हैं, जैसे एट मार्केट वैल्यू है या 20 रुपीज़ हैं या 20 पैसा है ना, या फिर जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया उस दिन की डेट का जो मार्केट वैल्यू है ये उसके अकॉर्डिंग आता है। 200 रुपीज़ है या 500 रुपीज़ है, तो इनके लिए वो एक आध क्वेश्चन आता है, ये सब इसमें नहीं पूछेंगे। चैप्टर 1 कहता मैं हूँ आपका प्रिलिमिनरी 1, 2 का 2। जो भी कानून पढ़ते हैं हर कानून अपना इंट्रोडक्शन देता है, ये भी देते हैं। प्रिलिमिनरी में हम देखेंगे सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है, जिसमें आपका चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी होगी जो आपको सब कुछ देखेगी। दूसरा आपका कंट्रोलर होगा। तीसरा आपका ई पेमेंट कैसा करेंगे। चौथा इसके अंदर प्लेंट में क्या इंक्लूड होगा। प्लेंट में रिटर्न स्टेटमेंट भी आता है, सेट ऑफ भी आता है, काउंटर क्लेम भी आता है, यानी सीपीसी साथ साथ चलेगी क्योंकि सीपीसी के लिए बना हुआ है, वहीं फीस देनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास आता है सेक्शन 1 का 2। तो 1 में आ गया आपके पास शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, 2 आ गया इसका डेफिनेशन। फिर आता है चैप्टर 2 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ फीस। फीस की कम्प्यूट कैसे करेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, ये बात करता है सेक्शन नंबर 3 से लेकर 20 तक। सेक्शन 3 कहता है लेवी ऑफ फी हाई कोर्ट और ओरिजिनल जुडिक्शन साइट तय करेगा। 4 कहता है फी ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो तो कोर्ट्स की पब्लिक ऑफिस फीस क्या होगी वो तय की जाएगी। 5 कहता है प्रोसेस इन केस ऑफ डिफरेंट एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फी, दोनों में अगर डिफरेंस हो तो कौन सा डिफरेंस आपका लिया जाएगा। अगर आपने कम फी पे की है तो बाद में कितने दिन में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। 6 कहता है कम्यूटेशन फी पेबल इन सर्टेन सूट्स। अब देखो मनी सूट है तो उसमें फ़ी कितनी देनी पड़ेगी आपको। मेंटेनेंस का सूट है। फिर आता है आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपके आती हैं टैक्स से रिलेटेड है। फिर आता सिमिलर कोई क्लेम है उससे रिलेटेड है। तो अलग अलग आप सूट इंस्टीट्यूट करने जाओगे उन सब की फीस का अलग अलग इसमें वैल्यूएशन दिखा रखा है। एजमेंट का डिक्लेरेशन करते हैं आप। पीरियडिकल मनी रिटर्न्स करते हैं, जैसे अभी पढ़ते पीरियडिकल का भी क्वेश्चन भी आया था सीपीसी का ऑर्डर नंबर 21 रूल 32 से। ठीक है, उन सब की हर एक केस जैसे भी कोर्ट में आप सूट लेके जाते हो सेल में आपको फीस देनी होती है, वो कितनी देनी होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे इसमें हेड्स लगाए हुए हैं सेक्शन नंबर आपके 4 में, 455 में 6। फिर आता है आपके पास सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 कहता है फी ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। अपील अपन मेमोरेंडम पे देते हैं, उसकी फीस कैसे देनी होती है वो इसमें बता रखा है। 8 कहता है इंक्वायरी एज टू वैल्यूएशन ऑफ सूट कैसे तय किया जाएगा। 9 कहता है इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन प्रॉपर वैल्यूएशन कैसे तय करोगे। 10 कहता है पावर ऑफ पर्सन्स मेकिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 8 और 9 वो क्या क्या पावर यूज़ करेगा। 11 कहता है कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी एज टू वैल्यूएशन एंड रिफंड ऑफ एक्सेस फी। आप एक्स्ट्रा फी दोगे वो रिफंड भी होगी, कम होगी तो ले ली जाएगी। 12 कहता अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड रिकवरी इन केस रिपोर्टेड बाय हिम। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आएगा जो पता करेगा, अगर फीस कम है तो आपकी प्रॉपर्टी से उसकी रिकवरी की जा सकेगी। जनरली तो कहते हैं फीस कम हो तो सूट डिसमिस भी हो जाता है। ऑर्डर नंबर 20A कोस्ट प्रॉपर नहीं होते तो जब कैंसिल कर देते हैं। सेक्शन 35 कोस्ट लगी जाती है। 13 कहता है टैक्सिंग ऑफ कोर्ट फीस की बात करता है। 14 डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस की बात करता है। 15 रिफंड की बात करता है। 16 रिफंड ऑफ फी एंड एप्लीकेशन की बात करता है। रिव्यू की, अगर मान लीजिए आपका कोई एप्लीकेशन लगी है या रिवीजन एप्लीकेशन लगी है और वो हियरिंग नहीं होती है, पहले डिसमिस होता है तो फीस रिटर्न होती है। हियरिंग करेंगे तो पैसे देते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। 70 के रिफंड वे कोर्ट रिजर्व और मॉडिफाई इट्स फॉर्मर डिसीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक। अगर मान लीजिए आपका डिसीजन आ गया, फिर आप रिव्यू में जाते हैं या अपील में जाते हैं, रिवीजन फिर से अपील लगाते हैं और वहाँ कोर्ट की अगर डिफॉल्ट होती है तो फीस आपको रिटर्न की जाएगी। बढ़िया है ना। तो 18 कहता है मल्टीपीरियड सूट, अगर मोर देन 1 सूट एक साथ करते हो तो कैसे फीस आपको पे करनी पड़ेगी। 19 कहता है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स। आपको बता दूं मैं, जब सेट ऑफ करोगे तो फी लगती है, काउंटर क्लेम करते हो तो फ्री लगती है, रिटन स्टेटमेंट में फी नहीं लगती है। फिर आता है 20 एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट में फी देने की जरूरत नहीं, ये अपने आप में मेन का क्वेश्चन होता है। इसमें एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको फीस नहीं देनी पड़ती है। देन आता है चैप्टर नंबर 3। अब ये अपने आप में एक अलग सेपरेट हो गया और ये सिर्फ 2 चीज़ों की बात करता है, प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन लेटर। देखो प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन लेटर दोनों आप पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़े हो? प्रोबेट पढ़ते हो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 41 में, ठीक है। और क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेटर, आपको याद करो लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 9 पढ़ते हैं। एक बार समय चलना प्रारंभ होता है फिर नहीं रुकता है,
है ना। वंस टाइम कमिंस हो जाता है आपका टाइम फिर रही नहीं रुकता है, तो वहाँ पे आपको पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन लेटर। जिस पर्सन के पास आपका एडमिनिस्ट्रेशन लेटर रहेगा वहाँ पे आपका टाइम रुका रहेगा, याद आया, वहाँ पढ़ते हैं। 21 से 31 देन आता है प्रोसेस फी आपको पे करनी पड़ेगी। 32 से 35 थोड़ा सा देखना है। फिर आता है आपके मोड ऑफ लिविंग फी कैसे देनी पड़ेगी, स्टैम्प कागज पे दोगे या कैश जमा कराओगे, कैसे दोगे। अभी देखो दो तरह के कागज होते हैं, ग्रीन कलर का आता है, ऊपर टिकट लगा देते हैं, वकील साहब तो ऐसे चिपका देते हैं। तुम भी ऐसे चिपकाती हो खुशबू, तुम भी टिकट हो। सबसे इजी प्रोसेस। अभी थोड़े से वकील साहब समझदार हो गए, पहले तो फिक्स था वकील साहब टक टक टक, कई बार तो डायस के नीचे झुक करके कि जज सब ना देख ले। अब तो अच्छे वकील हो गए, नए महक के तरह, वो अपने साथ फेविस्टिक लेके चलते हैं। कई बार तो जज साहब के पास भी एक वो होता है पानी वाला, भैया इसमें से ले लो प्लीज़, ऐसे मत करो। हम तो विद्या मानते थे, लेकिन हमारी भी आदत है ऐसे ऐसे करने की, पता नहीं क्यों, एक बचपन से आदत पड़ी हुई है। फिर तो ग्रीन पेपर पे बना हुआ आ सकता है, एक छोटा सा टिकट चिपका सकते हैं, और कैश का भी सुविधा होती है। और देन आता है मिसलेनियस 43 से 51, तो छोटा सा एक्ट है, 5 टाइम रिवाइज कर लो, आपको इसका एक क्वेश्चन प्री का क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 मैं प्रीलिमिनरी हूँ, मैं 1-2 का 2। चैप्टर नंबर 2 कम्यूटेशन ऑफ फीस से मैं 3 से 20 हूँ। चैप्टर नंबर 3 कितना प्रोबेट से एडमिनिस्ट्रेशन लेटर जो बात करता था 21 से 31। फिर प्रोसेस फी आता 32 से 35। फिर आता लेवाइंग ऑफ द फी कैसे की जाएगी 36 से 42, और देन फिर मिसलेनियस 43 से 51, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना ईजी है, आप कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ पे गुजरात जुडिशरी की क्लासेस चलती हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए गुजरात का फीस स्ट्रक्चर टाइमिंग के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।